जय हिंद। आज दोस्तों हम क्लास 7th की आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर करेंगे, यानी 9th चैप्टर करेंगे। इसके बाद आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो है ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके देखिएगा तो 2 चैप्टर हिस्ट्री के बच गए और 2 चैप्टर आपके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी सिविक्स की जो किताब है आपकी पॉलिटी जिसे हम कहते हैं उसके बच गए। उसके बाद हम क्लास 8th में मूव करेंगे, क्लास 8th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे और अभी हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत करना है। तो ये चैप्टर है आपका लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ इन द डेजर्ट, आखिर देखिएगा डेजर्ट में लाइफ कैसी होती होगी। आप भी सोचेंगे डेजर्ट में क्या लाइफ होगी, ठीक है, डेजर्ट में लाइफ ही क्या होगी। तो आप देखिएगा तो यूएई जो आपका है, दुबई वगैरह, ये सारे रेगिस्तानी इलाके तो थे, यहीं पे तो बस रखे हैं, ठीक है। तो डेजर्ट में वैसे लाइफ तो होती है, पर हम सहारा डेजर्ट अगर हमारे दिमाग में आता है जनरली, अगर हम डेजर्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, रेगिस्तान के बारे में पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं या रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो जनरली सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट देख रहे हैं, रेत ही रेत है, पूरी बिछ रखी है। तो डेजर्ट में आखिर लाइफ कैसी होगी, यही सब हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में। उससे पहले अगर मैं दोस्तों आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी डेजर्ट कौन सा है, तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो होंगे ना वो गलत आंसर देंगे। इसका बताऊँ आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सहारा डेजर्ट। पर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर सहारा डेजर्ट नहीं है। देखिए, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप रेगिस्तान यानी डेजर्ट देखिएगा तो आपका वो अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपका आता है आर्कटिक, ठीक है। एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल में आपका पड़ जाता है। और ये दोनों देखिएगा तो कोल्ड डेजर्ट है। तभी तो मैंने कहा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो है आपका सहारा डेजर्ट, पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बहुत चीजें जानेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स की भी बातें करेंगे। अमेजिंग चैप्टर होगा, अमेजिंग वीडियो होगी। सपोर्ट दिखाइएगा, अपना पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट करके पार्टिसिपेट करते रहिएगा अगर मैं बीच में कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा तो। चलिए शुरू करते हैं लाइफ इन द डेजर्ट, ठीक है। आखिर देखेंगे कि डेजर्ट में लाइफ कैसी होती है, क्लाइमेट कैसा होता है, लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। तो जनरली इस चैप्टर में हम 2 डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक आपका हॉट डेजर्ट जो आपका सहारा डेजर्ट हो गया, एंड कोल्ड डेजर्ट जो अपने इंडिया में लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख घूमने काफी लोग की देखिएगा तो वही ड्रीम प्लेस होती है कि लद्दाख घूमने जाएंगे, लद्दाख घूमने जाएंगे। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए डेजर्ट से हम क्या समझते हैं, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, 1 सेकंड बस। हम देखिए डेजर्ट से क्या डेजर्ट क्या होता है। देखिए डेजर्ट है आपका, इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन, ठीक है। अब देखिए कि एरिड का मतलब क्या होगा, मरुस्थलीय, जिसे हम कहेंगे हिंदी में मरुस्थलीय। ये वो देखिएगा तो एरिड रीजन होता है। ज्यादातर आपको एक्सट्रीमली यहाँ पे देखिएगा तो हाई टेम्परेचर्स देखने को मिल जाएंगे एकदम, या लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर्स का अगर एग्जांपल देखिएगा तो आपका सहारा डेजर्ट हो गया। लो टेम्परेचर का देखिएगा तो आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। सहारा डेजर्ट और लद्दाख आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 ही हो गए। यहाँ पे हाई और लो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिला। रेगिस्तानी इलाका है, एरिड रीजन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो ऐसी वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगी जैसे आपको रेन फॉरेस्ट वगैरह में हो गए, या जो आपको देखिएगा तो बाकी इलाकों में जो देखने को मिलती है प्लेन एरियाज में जैसी वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसी वेजिटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। प्लांट्स भी देखिए वो मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल वेजिटेशन में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि यहाँ पे आपको प्लांट्स भी देखिएगा ना तो कैसे देखने को मिलेंगे, कैक्टस टाइप के प्लांट्स, नुकीले, मतलब देखिए कांटेदार जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलते हैं, देखिए ये जिनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। क्यों मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो देखिएगा तो वाष्प छोड़ते हैं, इवोपरेट भी करते हैं, पानी छोड़ते हैं हवा में, ठीक है, पानी भी छोड़ते हैं। अब रेगिस्तान में वैसी पानी नहीं है, वो छोड़ नहीं सकते, तो इस वजह से उनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। आपको एकदम देखिएगा तो लंबे पेड़ नहीं दिखेंगे, दिखते ही नहीं है, बहुत कम होता है, वैसे वो दिखते नहीं है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो ये है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एरिड रीजन है, एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, एंड स्कार्स वेजिटेशन है। वेजिटेशन देखिएगा तो ना के बराबर ही होती है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलें। अब हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे द हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है, तो जनरली उनके मुंह पे एक ही शब्द आता है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। पर सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है।
ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यहाँ पे भी देखिएगा तो लिखा हुआ है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, तो यहाँ पे आप हॉट डेजर्ट कर लीजिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कवरिंग नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका। ये आपका नॉर्थ अफ्रीका को पूरा देखिएगा तो कवर करता है, पूरे नॉर्थ अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका देखिएगा इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसकी आपको एरिया कितने को देखने को मिल गई, 88.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इस पूरे डेजर्ट का आपको एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। अब देखिए सहारा जो आपका डेजर्ट है ये आपके 11 देशों को टच करता है, 11 देशों से इसकी बाउंड्री टच होती है। वो 11 देश कौन कौन से हैं ये देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, ये हो सकता है ना कभी भी आपको क्वेश्चंस वगैरह में पूछ लिया जाए एग्जाम्स वगैरह में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर सहारा डेजर्ट कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा याद कीजिएगा। तो देखिए आपका पहली कंट्री होगी अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। आइए इनको हम एक बार मैप में देख लें कि आखिर मैप में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा सहारा डेजर्ट इन कंट्रीज को टच करता है। तो ये आपको याद हो गया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कवरिंग नॉर्थ अफ्रीका, एरिया कितना है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है 11 कंट्रीज हैं। आइए हम वो मैप में देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ मैप में देखिएगा 11 कंट्रीज यहाँ देख लीजिए, 2 लगा दिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, आसानी से दिख रहा हो वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका देखिए मोरक्को हो गया नंबर 1, अल्जीरिया नंबर 2, तुनीशिया नंबर 3, लीबिया 4, इजिप्ट 5, सूडान 6, चाड 7, नाइजर 8, माली 9, मॉरिटेनिया 10 एंड वेस्टर्न सहारा 11 कंट्रीज हो गई। ये देखिएगा पूरा नॉर्थ अफ्रीका आपका कवर कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका आपको कवर करता हुआ दिख गया। एरिया अगर इसका देखिएगा तो ये भारत से भी बड़ा रेगिस्तान है, अगर ये जितना एरिया अगर आप देखिएगा कवर करता है तो इंडिया से तो दुगने से भी ज़्यादा, 2.5 गुना होगा, इतना बड़ा ये रेगिस्तान आपको देखने को मिल रहा है सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मैप में देखिए 11 कंट्रीज, देखिए लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, इन 11 कंट्रीज की भी आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए। मैंने आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी अफ्रीका का जो हम पॉलिटिकल मैप कर रहे थे, ठीक है, हमने कैपिटल्स भी जाने थे। और सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं पूछूंगा आपसे, लिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये जो 11 कंट्रीज हैं इनकी सारी की कैपिटल आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं तो इतना आपको आना चाहिए, एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे माली का कैपिटल पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, फिर पूछ लिया जाए बताओ अल्जीरिया का कैपिटल क्या है, इजिप्ट का कैपिटल क्या है, ठीक है। जनरली देखिएगा ना तो आप कैपिटल्स वगैरह याद नहीं करते, या ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लोकेशन मैप आपके हाथ मुट्ठी उंगलियों पे होना चाहिए, चुटकी मतलब चुटकी बजाते ही आपको सब चीज़ याद आ जाए, ठीक है। तो एकदम आपके मैप एकदम जबान पे होना चाहिए, हाथों पे होना चाहिए और दिमाग में तो बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ, इमेजिनेशन इसलिए तो कहते हैं जब भी आपको सहारा डेजर्ट है तो नॉर्थ अफ्रीका पकड़ लीजिए और नॉर्थ अफ्रीका में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज टच मारी, 11 कंट्रीज हैं, आजू बाजू ही सारी कंट्रीज टच हैं। तो ये आंसर आपके लिए सेम मतलब देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा देना कि 11 कंट्रीज को टच मारती हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनको सहारा डेजर्ट टच करता है, ठीक है। और सहारा डेजर्ट देखिए आपका नॉर्थ अफ्रीका में है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और सारी कंट्रीज के आप कैपिटल बताइए। तो ये आपका हो गया सहारा डेजर्ट का, आपने मैप देख लिया कहाँ पे ये लाई करता है, नॉर्थ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है, ठीक है। और एक और आपको फैक्ट बता दूं, अल्जीरिया आपकी जो है ये है अफ्रीका की आपकी लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज आपके देखिएगा तो अल्जीरिया है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइए वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, ये भी मैंने आपको करवाया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अब हम थोड़ा क्लाइमेट जानते हैं कि आखिर सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। आखिर सब चीज़ देखिएगा तो क्लाइमेट पे इन्हें डिपेंड करती है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बताऊं, इसमें आप देखिएगा तो किताब में आपको एक डू यू नो करके दिखा होगा, मैंने शायद नहीं लगाया, उस पर लिखा है कि साइंटिस्ट ने, देखिए साइंटिस्ट जो लोग होते हैं उनको ना यहाँ पे मछलियों के और जो फिश वगैरह होते हैं ना उनके आपको स्केलेटन्स यानी अवशेष वगैरह मिले थे। तो अब रेगिस्तान में आपकी मछलियाँ तो तैरेंगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो इससे देखिएगा ना कुछ लोग कहते हैं, यह थ्योरी है, एक कहा जाता है कि जो सहारा डेजर्ट है ना, ये आज जो आपको डेजर्ट दिख रहा है ना, ये पुराने मतलब आज से मान के चलिए 7 से लेकर 10,000 साल पहले ये डेजर्ट नहीं था। यहाँ पे भी आपको फॉरेस्टेड रीजन दिखता था, ग्रासलैंड्स वगैरह दिखते थे, नदियाँ हो सकती हैं जाती थी, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये कंकाल वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो जो आज हम डेजर्ट देख रहे हैं, हो सकता है कि 7 से 10,000 साल पहले ये डेजर्ट नहीं था, फॉरेस्टेड एरिया था। एंड ये भी हो सकता है कि आपका जो सहारा डेजर्ट जो हमें आज डेजर्ट दिख रहा है, ठीक है, हमें आज रेगिस्तान दिख रहा है, वो फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ये डेजर्ट ना रहे। हो सकता है फिर से ये ग्रीन मतलब
एक फॉरेस्ट एरिया बन जाए, ग्रासलैंड टाइप बन जाए, तो वो सब काफ़ी फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है, ठीक है। काफ़ी सारी थ्योरीज वगैरह हैं, करा देंगे आपको, एक वीडियो बना देंगे कि सहारा डेजर्ट्स के कुछ फैक्ट्स फिगर्स देखेंगे कि आखिर सहारा डेजर्ट पहले रेगिस्तान क्यों नहीं था, आगे क्या हो सकता है, ये सब हम देख लेंगे एक बार। पर चलिए हम चैप्टर पे वापस आते हैं। तो आपको मैंने एक चीज़ बता दी, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा था कि आपको यहाँ से साइंटिस्ट लोगों को यहाँ से वो भी मिले थे, मछलियों के अवशेष वगैरह, तो ये आपको याद रखना है। एक फैक्ट था, याद क्या रखना है, द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च्ड ड्राई, ठीक है। एक तो देखिए ड्राई इलाका, ठीक है, और सहारा डेजर्ट जैसे कि आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट कह दिया, मोस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है ये आपका, रेगिस्तान है, लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गर्मी बहुत होती होगी, ठीक है। रेगिस्तान जब भी हमारे दिमाग में आता है ना, तो आप देखिएगा कि ऊँट पे जा रहे हैं, प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं, गर्मी एकदम चिलचिलाती हुई धूप है, ठीक है। वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको कि सुना है मैंने, काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में हमने देखा होगा कि जब प्यास लगती है, थकान हो जाती है, तो हमें कुछ मिराज कहते हैं, कुछ अलग सा दिखता है कि वहाँ पे पानी है, हमारे आंखों के सामने दिखता है, मिराज कहते हैं शायद, ठीक है, माया। तो वो अब आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी गर्मी होती होगी। जनरली देखिएगा तो काफ़ी मूवीज़ में हमें सिर्फ हॉट डेजर्ट के बारे में ही दिखाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट मूवी में नहीं दिखाए जाते हैं। मूवीज़ वगैरह काफ़ी सारे आपको देखिएगा तो मतलब होते हैं, हीट बहुत ज़्यादा है, सन मतलब, और देखिए जितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है ना सुबह डे के टाइम में, नाइट के टाइम में और बैंड बज जाती है, क्योंकि देखिए जब आपकी सूरज की जो किरणें आ रही हैं पृथ्वी तक, ज़मीन को टच करती हैं, तो रात को आपको पता है कि अर्थ रेडिएट करता है वापस एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या है आपका यहाँ पे जो रेगिस्तानी इलाका है, कुछ है नहीं जिससे वो हीट एब्जॉर्ब कर पाए, तो डायरेक्टली इतनी सारी जितनी ऊर्जा आ रही है वो रिलीज हो जाती है कि जो टेम्परेचर दिन में था वो टेम्परेचर सडनली रात को इतनी तेजी से गिर जाता है कि मतलब मान के चलिएगा तो रफली 0 डिग्रीज के आसपास आपका टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच जाता है। तो देखिए इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, आपको मैंने बताया स्कॉर्चिंग हीट ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, ठीक है, और ड्राई तो है ही यहाँ पे। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी, देखिए डेजर्ट का नाम आ जाए ड्राई ना हो तो ड्राई से हम समझते हैं सूखा। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, बारिश तो होती ही नहीं है, ठीक है, बारिश नहीं होती है, बारिश होती तो ऐसे ही थोड़ी रहता, फिर तो वहाँ पे भी ग्रासलैंड्स वगैरह देखने को आपको मिल जाते हैं, बारिश नहीं होती, शॉर्ट रेनी सीजन है, रफली मान के चलिएगा तो 5 मतलब काफ़ी अमाउंट में अगर देखिए 5 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल आप मान सकते हैं, इतनी होती होगी, ठीक है, इतना आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। तो कहाँ से आपकी वनस्पतियाँ, वेजिटेशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ग्रो होंगी, वेजिटेशन नहीं होंगी, तो शॉर्ट रेनी सीजन होता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है सुबह के टाइम में, ठीक है, और उसमें भी अगर देखिएगा सूरज अगर एकदम अपने पीक पे है, ठीक है, आफ्टरनून के टाइम में, तो 55, 54, 53 ऐसे टेम्परेचर्स जाते हैं यहाँ पे। द नाइट में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज, और रात जो होती है एकदम कपकपा देने वाली, मतलब 0 डिग्रीज पे पहुंच जाता है टेम्परेचर, नियरिंग 0 डिग्रीज। तो ये मैंने आपको बताया क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि जो सूरज की किरणें आ रही हैं, तो सूरज की किरणें आ रही है, जब रात को पृथ्वी रेडिएट करेगी ना, तो डायरेक्टली रेडिएट कर देगी, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, किरणें आई और एकदम से चली गई, तो रात को एकदम ठंड भी देखने को मिल जाती है हमें। तो ये आपका हो गया क्लाइमेट, आपने थोड़ा बहुत जान लिया यहाँ पे सहारा डेजर्ट के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलें, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं रेगिस्तानी इलाका, मतलब छोटे मोटे झाड़ियाँ वाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, पर ज़्यादा आपको बड़ी बड़ी पेड़ मतलब देखिएगा तो आपको ग्रासेस नहीं देखने को मिलेंगे, फिर आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं देखने को मिले, कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। बारिश हो नहीं रही है, रेगिस्तानी इलाका है, ड्राई इलाका है, ठीक है, और टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बदलाव हो रहा है, तो कहाँ देखने को मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना को देखते हैं एक बार। फ्लोरा मतलब आप देख लीजिए, जनरली पेड़ पत्तों के बारे में हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, फाउना मतलब एनिमल्स वगैरह, हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं। फ्लोरा में अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो ये है आपके कैक्टस वगैरह देखने को मिलेंगे, डेट पाम्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड एकेकिया देख लीजिएगा, एकेकिया कह लीजिए, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अगर गलती हो तो थोड़ा माफ कीजिएगा, एकेकिया आपको देखने को मिलता है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। ओएसिस देखिए क्या होते हैं ना दोस्तों, ओएसिस होते हैं आपके, अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ग्रीन आइलैंड्स। ओएसिस देखेंगे ये क्या होते हैं, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। ग्रीन आइलैंड्स टाइप के होते हैं, बहुत छोटे इलाके में होते हैं, ठीक है,
ओएसिस आपको देखने को मिलेंगे। फोना देखिए, आपको यहाँ पे देखा कि कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकेकिया टाइप के आपको फ्लोरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं, फूल पत्तियां देखने को मिलेंगी। एंड फौना देखिए, फौना एनिमल्स किस स्पीशीज के देखने को, एनिमल्स कौन कौन से प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, कैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। हाइनास के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, बड़े खूंखार होते हैं ये भी। ठीक है, जिंदा खा जाते हैं, शेर वेर तो मार के खाते हैं, ये तो जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं किसी भी मतलब जीव को देखिएगा तो। फिर आपको जैकल्स देखने को मिलेंगे, फॉक्सेस देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड लीजर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कुछ एनिमल्स हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, आपका सहारा डेजर्ट में, डेजर्ट के इलाके में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कैमल्स हो गए, जैकल्स देख लीजिए। ठीक है, जैकल्स आपको देखने को मिले। फिर ये देखिए हाइनास आपने देखी होगी, लायन किंग मूवी थी ना, लायन किंग में आपने हाइनास वगैरह बहुत देखे होंगे। लकड़बग्गे वो था ना कि लकड़बग्गों का पेट अंधा कुआं होता है, ये डायलॉग था लायन किंग मूवी में, वो है ये हाइनास, सही में अंधा कुआं ही होता है, जिंदा खा जाता है। फिर आपको स्कॉर्पियंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर ये आपको लीजार्ड्स नहीं, स्नेक्स देखने को मिलेगा। छुटकू फुटकू मतलब ज्यादा यहाँ पे देखिएगा ना तो स्नेक्स की जो साइज होती है ना, ज्यादा बड़े आपको यहाँ सांप देखने को नहीं मिलते हैं डेजर्ट के इलाके में। फिर यहाँ पे छिपकली देखने को मिलेगी आपको, लीजर्ड्स। ठीक है, छिपकली। तो ये आपके कुछ एनिमल्स के वो एनिमल्स हो गए जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलें। ये देखिए, ये आपको ओएसिस दिख रहा है, ओएसिस। अब देखिए ओएसिस क्या होता है। ओएसिस होता है ना दोस्तों, जैसे हवा चलती है, जब विंड ब्लो करती है तो यहां से जो रेत है, ये जो रेत यहाँ पे होगी, ये बहती चली जाती है और एक डिप्रेशन मतलब रेत यहाँ से शिफ्ट होगी, विंड हवा चली तो रेत भी यहाँ पे देखिएगा उड़ने लग जाती है, कहीं और जाके आपके डिपॉजिट होने लग जाती है। तो ये जो आपका इलाका होता है ना, ये पूरा इलाका, यहाँ पे आपका डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि इस हवा की वजह से देखिएगा तो सैंड ब्लो हो चुकी है, मतलब बाहर जा चुकी, यहाँ से खाली हो चुकी है। तो ये क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे डिप्रेशन और गहरा होते जाता है ना, तो आप ग्राउंड वाटर जो नीचे का पानी होगा ना, उसके आसपास पहुंच जाते हैं। तो उसके कारण देखिएगा तो क्या छोटे से इलाके में आपको ओएसिस देखने को मिल जाता है। थोड़े बहुत पेड़ पौधे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, डेट पाम्स जो बता रहे थे कि डेट पाम्स सराउंडिंग जैम जो आपने लाइन पढ़ी थी वहां पे, वो आपको उस टाइप के पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। तो आपने ओएसिस समझा क्या होता है, एक डिप्रेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है जब हवा चलती है और हवा के साथ जब रेत भी उड़ने लग जाती है, कहीं और जाके जब बैठने लग जाती है, या जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, वहां होने लग जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के डिप्रेशंस आपके क्रिएट होते हैं। और देखिए जब ये डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरफेस वाटर, यानी जो ग्राउंड वाटर आप कहते हैं, वाटर रीचेस द सरफेस, जो पानी होता है वो सरफेस तक आ जाता है, जो ग्राउंड वाटर आपका होता है। ठीक है, सरफेस तक आ जाता है, उसके कारण आपको थोड़े बहुत पेड़ पौधे छोटे इलाके में देखने को मिल जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं ओएसिस, और इसी के कारण आपका ओएसिस फॉर्म होता है। ओएसिस देखिएगा जनरली कह सकते हैं यहाँ पर रेगिस्तानी आइलैंड कह सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि आखिर सहारा डेजर्ट में लोग कौन कौन से पाए जाते हैं, ट्राइब्स वगैरह कौन कौन से पाई जाती हैं, ये हमें थोड़ा बहुत देखना है। ये एग्जाम वगैरह में आपसे शायद पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आइए थोड़ा सा लोगों के बारे में देखें। तो सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रेगिस्तान दिख रहा है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है तो आपको यहाँ पे लोग नहीं दिखेंगे। इतने हार्श क्लाइमेट में भी आपको अच्छी खासी जनसंख्या देखने को मिल जाती है, जो आपको सहारा डेजर्ट के आसपास जो 11 कंट्रीज हैं। ठीक है, जो काफी सारी अलग अलग एक्टिविटीज में आपको वर्क करते हुए दिख जाती हैं। अमंग दैम देयर आर द बिडोइंस एंड तुआरेक्स देख लीजिएगा, बुदोइंस एंड तुआरेक्स, ये आपके कुछ हो गए ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, जो आप ट्राइब्स वगैरह जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये देखिएगा क्या होते हैं, दीज ग्रुप्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिदोइंस एंड जो आपका तुआरेक्स होते हैं। ये शब्द आप जो ट्राइब के जो नाम है ये आप याद कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि बताइए ये जो देखिए बुदोइंस एंड जो तुआरेक्स हैं ये कौन से एरिया में पाए जाती हैं ये ट्राइब, तो आप बता सकते हैं सहारा डेजर्ट के आसपास पाए जाते हैं। दी ये ग्रुप्स क्या करते हैं दोस्तों, इन ग्रुप्स का क्या काम होता है, ये नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं, वो जगह जगह जाके मतलब देखिएगा रियर करते हैं, जो अपने शीप जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जिन एनिमल्स को पालते हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, चरवाई की तरह मतलब चलते जाते हैं। आज इधर घास चराई, कल उधर चराई, फिर उधर चराई, तो मतलब ये घूमते फिरते रहते हैं। नोमैडिक टाइप्स घुमक्कड़ होते हैं, समझ सकते हैं हम। दीज एनिमल्स प्रोवाइड, और देखिए जनरली यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप ज़्यादा एकदम खेती बाड़ी कर नहीं सकते, रेगिस्तानी इलाका है तो खेती बाड़ी कहाँ से कीजिएगा, तो ये एनिमल्स पे ही निर्भर रहते हैं अपने जीवन के लिए। मतलब ठीक है, जो थोड़ी बहुत ये लिविंग जीते हैं, लिविंग अर्न करते हैं अपनी,
वो आप देखिएगा तो एनिमल्स के दम पे ही करते हैं। और ये एनिमल्स के दम पे क्यों? क्योंकि एनिमल्स इन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स देते हैं, ठीक है, विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, ठीक है, हाइड से क्या करेंगे, लेदर्स की बेल्ट आपको बना देंगे, बेल्ट वगैरह। फिर स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, ठीक है, वाटर बॉटल्स आपने देखे होंगे ना, वो एक अलग तरीके की वाटर बॉटल होती है वहाँ पे, अगर आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि इस शेप की रहेगी आपको, ठीक है, ऐसा सा दिखता है, इसमें नीचे पानी रहता है। तो ये भी आपको वाटर बॉटल्स टाइप के बन जाते हैं। हेयर इज यूज फॉर मैट्स, हेयर देखिए इनके जो बाल होते हैं आपको मैट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, क्लोथ्स बनाने में, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने में आपके काम आते हैं। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो ये देखिएगा हैवी रोब्स आपके पहन रखे होते हैं, किसकी प्रोटेक्शन, किस लिए पहन रखे होते हैं? अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डस्ट स्टॉर्म्स या हॉट विंड्स वगैरह जो चलती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ देखी, ये लोग रह रहे हैं, तो ये चीज़ बता रहे हैं कि एनिमल्स पे ये निर्भर हैं, ठीक है। नोमैडिक आपके रियरर्स हैं, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ठीक है, एनिमल्स को रियर करते हैं। रियरिंग लाइफ स्टॉक सच है, देखिएगा तो गोट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस वगैरह इनके पास होते हैं, उन्हीं से इनका जीवन चलता है। अब बकरी का दूध देख लीजिए या कैमल का, ऊँट का दूध देख लीजिए, कितना महंगा जाता होगा, आप भी देख रहे होंगे, 1000 1500 लीटर के आसपास जाता होगा यार ये, ठीक है। तो दूध भी इनका देख लीजिए, और कैमल का दूध तो कहते हैं कि तुरंत निकल रहा है तो पी लीजिए, वरना उसमें क्या बोलते हैं, खराब हो जाता है, बैक्टीरियाज वगैरह उसमें पनप जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इनकी वजह से ये इनका जीवन चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे खेती बाड़ी तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब बिल्कुल नहीं होगी ये नहीं मतलब है, थोड़े बहुत क्रॉप्स वगैरह उगते हैं, पर उतने एरिया में नहीं उगते हैं जितने आपके प्लेन एरिया या किसी फर्टाइल, जो लार्ज फर्टाइल एरिया में जितने आपको देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है, जो कल्टिवेशन वगैरह क्रॉप्स वगैरह उतने आपको यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं। तो सही है यार, जीना तो है ही, जिंदगी जीनी है, तो इन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। अब देखिएगा ओएसिस जो है आपका, मैंने आपको अभी बताया था, अभी हम यहाँ पे डू यू नो जो है इसको भी पढ़ेंगे, सहारा डेजर्ट में। और जो नाइल वैली है, जहाँ नाइल रिवर जहाँ से निकलती है, और आपको मैं बता दूं लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है आपकी कौन? नाइल रिवर, ठीक है। नाइल रिवर के बाद बताइए सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सेकेंड रिवर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बताइए, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की संख्या बहुत ज़्यादा, मतलब देखिएगा तो पानी का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है उस नदी में, तो उसका भी नाम बताइए, ठीक है। और इन्हीं के देखिए नाइल वैली और जो आपका ओएसिस है ना, इन्हीं के किनारे आपको देखने को मिल जाती है कि सेटल्ड पॉपुलेशन, मतलब यहीं पे आपको सेटल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, लोग यहीं पे रहेंगे। क्यों रहेंगे? ओएसिस जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे देखिएगा तो डेट पाम्स वगैरह आपको उनके सराउंडिंग में दिख जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है, डिप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, पेड़ पौधे थोड़े बहुत आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं रहेंगे लोग, क्रॉप्स वगैरह वहीं उगाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटा सा इलाका होता होगा, इतना सा नहीं यार, कभी कभी ओएसिस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो काफ़ी लोगों को देखिएगा तो सपोर्ट कर देते हैं वहाँ पे सेटल्ड होने के लिए। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। वाटर यहाँ पे अगर अवेलेबल होता है नील वैली के पास, ओएसिस के आसपास, तो आपको यहाँ पे डेट पाम्स लोग उगाते हुए दिखते हैं, और क्रॉप्स वगैरह भी उगाते हैं, जैसे कि देखिएगा तो राइस, वीट, बार्ले, ठीक है, एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन, ठीक है। तो आप ये देखिएगा राइस उगाने में भी अच्छा खासा पानी का यूज़ होता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए राइस वगैरह उगाई जाती है सहारा डेजर्ट में, तो आप कह सकते हैं हाँ उगाई जाती है, जहाँ पे आपका नील वैली के आसपास ओएसिस वगैरह जहाँ पे फॉर्म होता है उसके आसपास आपको देखने को मिल जाती है क्रॉप्स, जो कल्टिवेशन होती है राइस वगैरह की। तो आप ये बता सकते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। जो इजिप्शियन कॉटन है ये जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कहाँ ग्रो होती होगी, इजिप्ट में ग्रो होती होगी। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया लिव। अब आपको देखिएगा जो ऐसा नहीं है, अगर आप देखिएगा हम कहते हैं अफ्रीका देखिएगा तो पुअर नेशन है, ठीक है, बहुत पीछे है बाकी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले। देखिएगा अंटार्कटिका को अलग से छोड़ दें तो एक बहुत पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट माना जाता है, गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, रिसोर्सेज इनके पास भी हैं, पर वो बोलते नहीं रिसोर्सेज को जो ढूंढा जाता है, ठीक है, वो इनके पास तकनीक नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज को ढूंढने वगैरह की। अब वो धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आपका अफ्रीका भी डेवलप होता हुआ दिख रहा है, पर उतने नहीं है। जनरली देखिएगा तो 4 से 5 आपको कंट्रीज जो दिखेंगी अच्छी खासी, जो थोड़ी बहुत ग्रो हैं, और एक तो आपकी साउथ अफ्रीका हो गई, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बता रहा हूँ, इजिप्ट वगैरह हो गए, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, यही आपकी 4-5 कंट्रीज है, ठीक है, जो आपको अच्छी खासी देखने को मिलती हैं यहाँ पे। नाइजीरिया देखिएगा तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन अफ्रीका की है, वो नाइजीरिया में ही है आपकी।
अब द डिस्कवरी ऑफ ऑयल देखिए, ऑयल देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कितनी ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, ठीक है। क्रूड ऑयल देखिएगा दाम अगर उसके बढ़ते हैं कितना ज़्यादा इफेक्ट आपको ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल जाए, तो दाम बढ़ते हैं उससे भी आपको वो इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपको देखिए अगर देखिए ग्रेट डिमांड में या ऑयल की जो डिस्कवरी है आपकी अल्जीरिया में हुई है, लीबिया में हुई है, इजिप्ट में हुई है, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म होते जा रही है आपकी सहारा डेजर्ट। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड, देखिए अदर जो आपके मिनरल्स वगैरह जो यहाँ पे पाए जाते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आयरन, फोस्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम भी पाया जाता है आपका यहाँ पे देखिएगा। तो ये देखिए 4-5 अगर आप देखेंगे ये जो मिनरल्स वगैरह हैं ये देखिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से हैं एक, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सहारा डेजर्ट के आसपास। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा डेजर्ट इज अंडर गोइंग चेंज, ठीक है। सहारा डेजर्ट देखिएगा तो लगातार चेंज होते जा रहा है। अगर आज से अगर पूछिएगा 100 साल पहले और आज के टाइम पे, तो आपका सहारा डेजर्ट जो है ना ये 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इतना आपको देखने को मिल रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पाथ, देखिए तो ये सहारा डेजर्ट में ना अब आपको रोड वगैरह भी रास्ते रोड्स वगैरह भी, हाईवेज वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जो एक दूसरे कंट्रीज को जोड़ते हैं, काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड, ट्रक्स देखिए जो कैमल्स को रिप्लेस करते हैं सॉल्ट ट्रेड में। टूरिक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, जो यहाँ पे जो ये ट्राइब्स हैं टूरिक्स, ये क्या करते हैं, अब देखिए सारा डेजर्ट है, बहुत लोग यहाँ पे जाते होंगे टूरिस्ट वगैरह, ठीक है। इजिप्ट वगैरह हो गया, इजिप्ट अच्छी खासी जगह घूमने की, तो यहाँ पे जो ग्रुप है ये क्या करता है, एक गाइड बन जाता है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, जो उन्हें घुमाएगा, वो डेजर्ट वगैरह जो इलाका है उसे घुमाएगा, ठीक है। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्स मैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब डू यू नो हम देखते हैं, जो मैंने ओएसिस आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट है, मैंने आपको बताया था ना, डिप्रेशंस आर फाउंड व्हेन द विंड ब्लोस अवे द सैंड्स, ठीक है। डिप्रेशन से बनते हैं जब विंड ब्लो कर देती है सैंड्स को, ठीक है। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस, डिप्रेशन जब बनती है तो आपके जो अंडरग्राउंड जो वाटर है ये सरफेस तक आ जाता है। दीज एरियाज आर फर्टाइल एरिया होता है क्योंकि पानी पाया जा रहा है। पीपल में सेटल हेयर, लोग यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं, सेटल्ड पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ाई की। दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट, ठीक है। और देखिएगा तो यहाँ पे अगर वाटर बॉडीज पाई जा रही है तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, डेट पाम्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड अदर क्रॉप्स जो मैंने आपको बताई, राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स वगैरह जो ये ग्रो क्रॉप्स हैं इनको भी ग्रो करते हैं। समटाइम्स देखिएगा जो मैंने आपको बताया था कि ओएसिस ऐसा नहीं होता कि बहुत छुटकू होते हैं, काफ़ी कभी बार तो बहुत बड़े भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा समटाइम्स द ओएसिस मे बी एबनॉर्मली लार्ज। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लेस है ओएसिस है, इसको आप याद रखिएगा, ताफिलालेत ओएसिस, ताफिलालेत, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंशिएट किया है। तो ताफिलालेत जो ओएसिस है आपका इन मोरक्को, मोरक्को की कैपिटल बताइएगा, और वो जो 11 कंट्रीज जो मैंने पूछी थी उसमें मोरक्को भी था, उन सब की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मोरक्को में है इज अ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो आपका ताफिलालेत जो आपका ओएसिस है ये दुनिया का सबसे बड़ा अगर देखिएगा तो ओएसिस है, और इसका एरिया कितना है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अच्छा खासा एरिया है। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में आपका दिख रहे हैं ओएसिस फैला हुआ है, तो काफ़ी सारे। तो ये आपको एक फैक्ट जानने को मिला। तो आपका यहाँ पे देखिएगा तो सहारा डेजर्ट हमने पढ़ लिया, सहारा डेजर्ट के फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम थोड़ा बहुत जाना, फिर क्लाइमेट देखा, फिर हमने हॉट डेजर्ट के बारे में जाना, ठीक है, डेजर्ट, लाइफ इन द डेजर्ट देखा, अब लाइफ इन द डेजर्ट तो पढ़ ही रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देख लिया सहारा डेजर्ट के बारे में। अब हम चलेंगे दोस्तों कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। कोल्ड डेजर्ट में क्या आता है आपका, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि लद्दाख के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख आपका क्या है, डेजर्ट है ये भी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो ड्राई एरिया, पर फर्क क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, बताया था कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड क्या है, सहारा। वैसे ही तो देखिएगा लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड क्या है, कौन सा है, ये आपका अंटार्कटिका। और कभी भी ये मत बता दीजिएगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका नहीं है तो तब तो आप सहारा डेजर्ट टिक कर सकते हैं, पर अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका है तो शायद मेरे हिसाब से अंटार्कटिका ही करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें ये नहीं पूछा जाएगा ना आपसे कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट बताइए, हो सकता है पूछ ले कि लार्जेस्ट सिर्फ डेजर्ट बताइए कौन सा है, हॉट एंड कोल्ड का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो इससे आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अब कोल्ड डेजर्ट लद्दाख जो है आपका, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं कि लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस, ठीक है। अभी मैं आपको जब इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करूंगा, थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम
अब देखिए जो क्लास 7 की आपकी जो एनसीईआरटी खत्म होगी ना, इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक मतलब ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स नहीं आएंगे, पर वो लेक्चर्स आपके आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी के देखिए टाइम की जो कमी हो रही है ना थोड़ा बहुत दोस्तों, उसके कारण क्या हो रहा है ना, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स नहीं आ पा रहे रेगुलरली। तो थोड़ा सा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक बार थोड़ा सा अपने पेस है ना उसका पकड़ लें और एक पोजीशन पे ला पाएं। उसके बाद हम आपकी एनसीईआरटी शुरू कर देंगे फिर से क्लास 8th की। लेक्चर्स आपके रोजाना आएंगे, इन्जॉय आप रोजाना कीजिएगा, मजे आपके रोजाना ही होंगे। पर आपको सिर्फ इतना करना है, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बाकी काम मेरे पे छोड़ दीजिए। और बाकी काम मेरे पे छोड़ दीजिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे जरूरी चीज करनी है एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स बताइए आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और दूसरी चीज, नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, माइंड मैप्स के जरिए बना सकते हैं, ठीक है। और कृपया मैं कहूँ तो शॉर्टकट मत अपनाइएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। वो स्क्रीनशॉट आप ले लेते हो वो आपके फ़ोन में पड़ा रहता है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया कि बाद में कर लेंगे, बाद में नोट्स बनाए, नहीं, ऐसा मत किया करिए, ठीक है। फटाफट नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, थोड़े मतलब छोटे बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना। अब यहाँ पे एक देखिएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या था, कुछ फैक्ट्स बताए मैंने, फिर आपको ओएसिस बताया कि ओएसिस क्या होता है, फिर आपके कुछ ट्राइबल ग्रुप्स बताए थे, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज को आपका सहारा डेजर्ट टच करता है, ठीक है, उनके कैपिटल्स भी बताने हैं, वो मत भूलिएगा बताना, ठीक है। तो ये सब बताइए, ये सब आपको याद रहने चाहिए। हाँ, अगर हम चैप्टर एनसीईआरटी को दोस्तों हम क्लास 7 के नजरिए से नहीं पढ़ रहे, हाँ क्लास 7 की एनसीईआरटी है आपकी, तो जाहिर सी बात है जो चैप्टर में लिखा है हमें वही पढ़ना है, पर थोड़ा सा हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से इन बिटवीन द लाइन्स जो होती है ना उसे हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना, कुछ पूछ लिया जाए ना तो आपको लगेगा कि ओएसिस पूछ लिया जाए, क्या ओएसिस बताइए क्या होता है, ठीक है, ओएसिस कैसे फॉर्म होता है। एक बात कह रहा हूँ, अब आपको पता ही नहीं है, आप कहेंगे यार ओएसिस कहाँ से आ गया, ये शब्द तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी। जब आप किताब उठा के देखेंगे और आपको अगर कोई बता दे कि क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में था तो आपको धक्का लग जाएगा, ठीक है, धक्का लग जाएगा आप सही में कि यार क्लास 7 की एनसीईआरटी में था और मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं, बताओ, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए आप पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाइए, कॉन्सेंट्रेशन से आप पूरी वीडियो देखिए एंड देखिए बस। इसलिए दोस्तों जो मैंने प्लान था ना कि अब देखिए जो वीडियो आपकी एक लेक्चर में मैं खत्म कर सकता हूँ वो खत्म करूंगा। अब आपको सबको पता है कि हिस्ट्री के लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसमें 2-3 पार्ट्स चल जाते हैं, ठीक है, पर ज्योग्राफी का था, चलो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, मज़ा आता है सबको पढ़ने में, बहुत लोगों को मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक ही है, तो उसके लिए एक ही वीडियो में काफ़ी, एक ही लेक्चर में मैं आपको ये मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में आपका करा दूं, एक में आपका लद्दाख करा दूंगा, एक में सहारा, पर सोचा कि लद्दाख भी करा ही देते हैं, साथ ही साथ में हो जाएगा ना, तो आपका एक फ्लो भी बन जाएगा, फ्लो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं, चलिए। आपका देखिए लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेट हिमालयस में पाया जाता है, कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर, 2 यूनियन टेरिटरीज बन रखी है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। आपको देखिएगा तो काराकोरम जो रेंज है, लद्दाख कहाँ पे, लद्दाख के एक तरफ अगर आप देखेंगे नॉर्थ में आपके काराकोरम रेंजेस दिख जाती हैं, एंड उसके साउथ में अगर लद्दाख के जाएगा तो जस्कर रेंज माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से, और यही बात है, यही जो वजह हो जाती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी मानसून जो विंड्स चलती हैं ना, मानसून विंड्स चलती हैं वो लद्दाख तक नहीं पहुंच पाती, पहाड़ों के टकरा के वहीं वापस आ जाती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत बारिश होती है, मतलब बहुत कम, नाम मात के मतलब बराबर ही है, नाम बराबर इसमें मतलब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश वगैरह सा इनका लेना देनी, सो थोड़ा सा फंबल हो गया था। नाम बराबर इसमें बारिश होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, उतनी हैवी रेनफॉल नहीं होती, और जाहिर सी बात है हैवी रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा भी नहीं होती, तो रेनफॉल हो नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको वेजिटेशन वगैरह उतनी उभरती हुई नहीं दिखेगी कि यहाँ पे भी आप क्रॉप्स वगैरह एकदम एक्सटेंसिवली ग्रो कर सकें, नहीं देखने को मिलती है। और एक तो ऊंचाई है ही, और यहाँ पे आपने देख लिया कि नॉर्थ में आपका क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो लद्दाख है आपका रेंज, लद्दाख जो इलाका है उसके नॉर्थ में आपको कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, तो आप बता पाएंगे काराकोरम रेंज, एंड साउथ में जस्कर माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपका देखिए पॉइंट होगा, यही तो मैं कह रहा था, यही कह रहा था कि आप माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हैं। अब इंडस देखिए, इंडस रिवर क्या है, इंडस यहाँ की जो लद्दाख की है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ से जो मैं पूछने वाला हूँ, बताइए इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, इंडस रिवर बताइए कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इंडस देखिएगा तो बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द लद्दाख के लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी इंडस। अब यहाँ पे कुछ आपके ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गांगड़ी ग्लेशियर हो गया, ठीक है,
गांगड़ी ग्लेशियर हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्लेशियर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपने कोल्ड डेजर्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया लद्दाख का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लाइमेट के बारे में तो हाँ, ये थोड़ा बहुत आप लद्दाख देख सकते हैं कौन से रेंज में पड़ता है। तो ये आपके नॉर्थ इलाके में, यहाँ से देखिए काराकोरम, ठीक है। इंडस रिवर देखिए यहाँ से जा रही है, ठीक है। इंडस रिवर होगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी, कहाँ से, लद्दाख से जो गुजरती है। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह आपकी कैपिटल होगी लद्दाख की। तो ये आपने देख लिया, लद्दाख के बारे में जान लिया। व्यू अच्छा है लद्दाख, मतलब देखिएगा तो जबरदस्त जगह है घूमने के लिए, मजा आ जाता है। लद्दाख वन ऑफ द मोस्ट देखिएगा तो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, जो जितने भी लोग रहते हैं कि लेह लद्दाख चलेंगे, ठीक है। लेह लद्दाख वन ऑफ बाई रोड बहुत लोगों को जाने का शौक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलें। क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा होता है आपके लद्दाख का। तो लद्दाख देखिए कहाँ पे है। द अल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। मतलब समझ रहे हैं कितनी ऊंचाई पे है ये, कितनी ऊंचाई पे है। 3000 मीटर आपको ऊंचाई देखने को मिल जाती है। अल्टीट्यूड यानी हाइट से हम समझते हैं, ज्योग्राफिकल टर्म है अल्टीट्यूड, तो थोड़ा इधर अल्टीट्यूड से घबराइएगा मत कि अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट होती है। 3000 मीटर इसकी हाइट है, कारगिल से शुरू होती है और 8000 मीटर काराकोरम तक जाते जाते हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर ऊंचाई, और ऊपर से काराकोरम रेंज में जाएंगे तो 8000 मीटर की ऊंचाई। तो ये समझ रहे कितनी ऊंचाई पे आपको लद्दाख देखने को मिलता है। तो इस वजह से ही तो कोल्ड है। आपको भी पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, अल्टीट्यूड बढ़ते जाता है तो टेम्परेचर गिरते जाता है। 1 किलोमीटर पे रफली मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। अब यहाँ का क्लाइमेट देखिएगा तो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अगर हमने देखिएगा सारा डेजर्ट में क्या पड़ा था, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, ठीक है। ड्राई तो आपका दोनों में ही है, पर यहाँ पे कोल्ड आपको है। क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ठंड मतलब होती है यहाँ पे, जबरदस्त ठंड होती है। द एयर एट दिस अल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, ठीक है। एयर जो होती है ना इस हाइट पे आपको इतनी थिन दिखती है कि आप जो हीट होती है ना सन की, वो फील हो जाती है इंटेंसली। कैसे देखिएगा, आपने सुना होगा कि देखिएगा तो फ्रॉस्ट बाइट हो गया, फ्रॉस्ट बाइट और सनबर्न्स के बारे में आपने सुना होगा, सनबर्न हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये दोनों कंडीशन देखिएगा इतनी यूनिक है ना, और ये दोनों कंडीशन आपको लद्दाख के एरिया में देखने को मिल जाती है। फ्रॉस्ट बाइट, ठंडी इतनी ज़्यादा है यार, ठंडी इतनी ज़्यादा है, उंगलियां मतलब देखिएगा तो कब कब आ जाती हैं, एकदम सुन सी पड़ जाती हैं, फिर बाद में जाके कलर चेंज हो जाता है, टिश्यूज़ वगैरह डेड हो जाते हैं तो काली हो जाती हैं, काली ब्लैक सी टाइप पड़ जाती हैं। सनबर्न्स आपने सुने होंगे। सनबर्न्स क्यों पड़ जाते हैं, जैसे कि पता है आपको, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो आपकी जो एयर है ये थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। और दूसरी चीज़, आप सूरज के पास जा रहे हैं, सूरज के पास जा रहे हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो यूवी रेज आती है ना वो आपकी बॉडी को थोड़े अफेक्ट कर देती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपका सनबर्न हो जाता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो जो समझ सकते हैं ना कि आप सनबर्न भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्रॉस्ट बाइट भी देखने को मिल रहा है। मतलब अगर घूमने जाना है तो दोनों तरीकों से अपने आप को बचाना है, ठीक है। ना फ्रॉस्ट बाइट हो ना सनबर्न हो, तो हिसाब किताब लगा के जाना पड़ता है यार घूमने भी। मतलब बात तो सही है, अगर जिस भी जगह आप घूमने जा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में पता रहे ना तो अच्छा है। अब यहाँ से पता चले आप कुछ लेकर नहीं जाए, ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट में हाथ में आपने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने, ठंड अच्छी खासी -30 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, आप घूम रहे हैं, मत चलिए माइनस में भी 30 डिग्री तो चलिए एक्सट्रीम हो गया, बहुत कम हो गया, उतने में तो बंदे घूमने भी नहीं निकलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ग्लव्स वगैरह आप लोग पहन लिया करिए अगर आप लद्दाख वगैरह में घूमने जा रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे जो डे टेम्परेचर होता है ना समर में, तो देखिए जस्ट अबव 0 डिग्री के आसपास, मतलब 0 डिग्री के आसपास आपका डे टेम्परेचर घूमता रहता है समर्स में, ठीक है। मतलब 1, 2, 3 ऐसे के आसपास आपका टेम्परेचर देखने को मिलेगा, 5, 6, 7 ऐसे देखने को मिलेगा समर में आपको टेम्परेचर डिग्री। और जो नाइट होती है, रात में तो पूछिए ही मत, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका मतलब कोल्ड डेजर्ट है, जाहिर सी बात है। तो टेम्परेचर भी देखिएगा फटाफट एकदम मतलब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे रात और दिन में, जैसा कि आपको सहारा डेजर्ट में देखने को मिला था, ठीक है। सुबह में मतलब दिन में ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी, मतलब बंदा का दिमाग खराब हो जाए, और रात को इतनी तेज ठंड, जबरदस्त ठंड। पर वहाँ पे आपको फ्रॉस्ट बाइट देखने को नहीं मिलती है, हाँ सहारा में, पर आपको यहाँ लद्दाख में देखने को मिल जाएगी फ्रॉस्ट बाइट। -30 डिग्री तक पहुंच जाता है आपको रात को टेम्परेचर, आप समझ सकते हैं -30 डिग्री, जबरदस्त है यार। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ रहे हैं आप, विंटर्स में -40 -45 इसके आसपास आपका तापमान पहुंच रहा है, जबरदस्त यार। मतलब बंदा जम जाएगा, इसमें बर्फ बन जाएगा एकदम, ठीक है, बर्फ बन जाएगा एकदम, जम जाएगा एकदम, खत्म।
इतनी चिलचिलाती ठंड। अगर एक बात हम कहें ना, माइनस अगर 10 भी अगर मान के चले ना, और जो वहाँ लोग रहते होंगे सोचिए उनका क्या। यहाँ पे अगर दिल्ली में हम जैसे रहते हैं 5 डिग्री पहुंच जाए ठंड, बंदे 1 महीने नहाते नहीं है तो इतनी ठंड है, सोच लीजिए आप वहाँ पे लद्दाख में पाई जाती है। तो ये आपने क्लाइमेट थोड़ा बहुत देखा। एज इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया इट ओनली रिसीव्स ओनली 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर देखिएगा तो आपके जो माउंटेन एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं जो एक नॉर्थन साइड में, सदर्न साइड में, इसके कारण क्या होता है, आपके जो मानसून विंड्स जो आती है ना, मानसून विंड्स वहां तक पहुंच नहीं पाती, टकरा के रेन शेडो एरिया जब कहते हैं ना उसे, एक शेडो टाइप का क्रिएट हो जाता है। दोनों तरफ से माउंटेन्स ब्लॉक कर रखे हैं, ऊपर से आपका एक जब मानसून विंड्स आती हैं जो बारिश लेके आती हैं आपकी, प्रेसिपिटेशन होती है वहां पे। देखिए बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होता, पर आपको लद्दाख में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है, स्नोफॉल जैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ आपको स्नो देखने को मिल जाती है, प्रेसिपिटेशन थोड़ी बहुत। तो इट इज अ रेन शेडो एरिया, ये याद रखिएगा। प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश नहीं होती। प्रेसिपिटेशन में आपके कई प्रकार होते हैं, हेल हो गई, रेनफॉल हो गया, फिर आपका स्नो हो गई, काफी सारी चीजें होगी। तो ये हो गया। 3000 मीटर की हाइट कारगिल से शुरू होती है और 8000 मीटर काराकोरम में खत्म हो जाती है। एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पे। ठीक है, एयर इतनी थिन होती है कि हीट जो आपकी हीट है आपकी जो सन की, ये फील हो जाती है, अच्छी खासी फील हो जाती है। गर्मियों में जो इनका टेम्परेचर होता है सुबह का, डे का, ये रफली 0 डिग्रीज के आसपास घूमता फिरता रहता है, एंड रात को -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। सर्दियों में तो पूछिए ही मत, -40 डिग्री तक आपको टेम्परेचर यहाँ देखने को मिल जाता है, 40 से 45। एंड रेनफॉल ना के बराबर होती है यहाँ पे, रेन शेडो एरिया, और 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल आपको यहाँ देखने को मिलती है। यह आप देख लीजिए, लद्दाख की थोड़ी इमेज देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। अब फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्लोरा एंड फौना मतलब यहाँ पे भी आप देखिएगा तो पेड़ पौधे और जो थोड़े बहुत जानवर हैं, किस प्रकार के आपको जानवर देखने को मिल जाते हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, यहाँ पे भी आपको ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेज एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। ठीक है, ज़्यादा थोड़े बहुत छोटे बहुत आपको ग्रास वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो एनिमल्स के ग्रेजिंग में काम आ जाते हैं। ग्रूव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। ग्रूव्स ऑफ विलोज और पॉपुलर्स जो होते नहीं आपके, कुछ हो गए पेड़ पौधे का, मतलब पेड़ हो गए, लकड़ियां हो गई। ठीक है, जो छोटे बहुत जो पेड़ होते हैं ना, कोन शेप्ड के, कोनिकल, जो आपके कुल्फी टाइप के जो शेप के होते हैं पेड़। अब विलोज के आपने सुना होगा, विलो जो ट्री होती है, आपने कश्मीर विलो, इंग्लिश विलो के बल्ले देखे ही होंगे या खेला भी होगा उनसे कभी, तो वो इसी से बनते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज, देखिए समर्स में क्या होता है, अब देखिए ठंड में तो उतना लोग बाहर निकलते नहीं, कामकाज करते नहीं है, पर समर्स में क्या होता है, फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम, मतलब एकदम यहाँ पे अच्छे खासे इनमें से उत्पादन हो जाता है, एप्पल्स वगैरह। एंड लोग देखिएगा तो यहीं पे काम करने आते हैं, कि हम पीपल के बारे में पढ़ाई करेंगे। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे देखिएगा तो काफी प्रकार की आपको बर्ड्स की स्पीशीज देखने को मिल जाती है लद्दाख में, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, राविन एंड हुपो आर कॉमन। माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये आपको इतने सारे बर्ड्स की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, सम ऑफ दीज मतलब इसमें से कुछ तो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर, एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं आपको, वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, ठीक है, एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, एनिमल्स, यहाँ पे भी एनिमल्स को रियर्ड किया जाता है। क्यों किया रियरिंग की जाती है, किस लिए, मिल्क के लिए, बकरी का दूध फिर से यहाँ पे भी मिल जाता होगा। ठीक है, मीट एंड हाइड्स के लिए। ठीक है, याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। अब जो याक का जो दूध होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है, चीज और बटर बनाने के लिए यूज किया जाता है। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन्स। ठीक है, वुलन्स, और ये बात तो सही है यार, लद्दाख से अगर आपके देखिएगा जो वुलन्स के कपड़े आते हैं कितने बढ़िया लगते हैं, आप घूमने जाएंगे तो यहाँ पे शीप और जो गोट का जो होता है, ये हेयर क्यों यूज किया जाता है, वुलन्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। फ्लोरा एंड फौना में आपने इतना देख लिया, एनिमल्स देख लीजिए। ये आपकी कुछ बर्ड्स की प्रजाति होगी, वाइल्ड गोट आपका हो गया, याक हो गया। ठीक है, फिर आपका कौन सा था, रॉबिन्स, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक। ठीक है, रेड स्टार्ट हो गया आपका, तिब्बतन स्नोकॉक हो गया। ठीक है, ये मेरे को पहले पता है क्रो जैसा लगा था, मेरे को पहले लगा क्रो है, पर ये मेरे ख्याल से रावीन था। कुछ प्रजाति हैं आपकी स्पीशीज की, आप देख सकते हैं इमेजेस में। फिर पीपल, यहाँ पे लोग देखेंगे कि आखिर लोग कैसे पाए जाते हैं, यहाँ पे लोग कौन कौन से रहते हैं, आखिर उनकी ऑक्यूपेशन क्या क्या होती है, ये थोड़ा बहुत हम जानेंगे। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया।
ये आप बताइए आंसर। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया फैक्ट था, ये डू यू नो देख लीजिए यहाँ पे। द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। ज़्यादातर जो आपको लोग यहाँ देखने को मिलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह भी आपको काफ़ी सारी देखने को मिल जाएंगी बुद्धिस्ट। ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए। ठीक है, ये आपको थिक्से मोनेस्ट्री। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये किसी टेलीविजन जो आपको टीवी में कुछ आता था ना, उसमें आपको मैंने ये सीन देख रखा है। सेम ऐसा ही सीन मैंने देख रखा है, दिमाग में अभी हिट हुआ। ये जो आपसे थिक्से मोनेस्ट्री की जो यहाँ पे इमेज है, इसी टाइप की मोनेस्ट्री मैंने लद्दाख का कोई था यार, सीरियल सा याद नहीं आ रहा, मैंने देखा था कभी। बताइएगा आपको कि आपने कभी देखा हो, तो हो सकता है मेरे को भी याद आ जाए। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. इनको हम पता है क्या कहते हैं, जो आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज दिखते हैं, इनको गोम्पास कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, ये टर्म आपको मिल गई, गोम्पास कहते हैं। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमीज, थिक्से, शे एंड लामायूरू। ये आपको फेमस यहाँ पे मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह, जिसे हम गोम्पास कहते हैं, आपको देखने को मिलेंगी। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप्स। देखिए गर्मियों में क्या होता है, समर्स में लोग, ठंड में तो यार चिलचिलाती हुई ठंड होती है, तो इतना बाहर लोग निकल नहीं सकते। ठीक है, पर समर सीजन में क्या होता है, लोग बड़े बिजी रहते हैं यहाँ के। ठीक है यार, गिनती के कुछ महीने होते हैं, उसमें काम कर लो। ठीक है, तो लोग बहुत बिजी रहते हैं। किस लिए बिजी रहते हैं, किस काम में बिजी रहते हैं? कल्टीवेशन में। किस की कल्टीवेशन में? आपके बार्ली हो गया, पोटैटोज हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया एंड टर्निप्स। इन टाइप की आपको इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन वगैरह में ये लोग बिजी देखने को मिल जाते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। अब देखिएगा, जो क्लाइमेट है यहाँ पे, जो विंटर मंथ का, इतना खतरनाक होता है, इतनी तेज ठंड पड़ती है कि लोग अपने आप को बिजी कैसे रखते हैं, एंगेज किस प्रकार रखते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह में या सेरेमनीज वगैरह में अपने आप को एंगेज करते हैं। क्योंकि काम करते रहिएगा तो गर्मी से आ जाती है ना, तो थोड़ा इन लोगों को ठंड कम लगती होगी। ठीक है, इसलिए तो इन लोग के त्यौहार बहुत होते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार आपके यहीं मनाए जाते होंगे, लद्दाख में। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, यहाँ की जो औरतें होती हैं बड़ी ही हार्ड वर्किंग होती हैं। ठीक है, दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो औरतें जो है सिर्फ घर बार या फील्ड्स में काम नहीं करती हैं, ये लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस या शॉप्स वगैरह भी आपको चलाते हुए दिख जाती हैं। ठीक है, लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। जो लेह है आपकी कैपिटल लद्दाख की, ये वेल कनेक्टेड है बाय बोथ रोड एंड एयर। ठीक है, हम कहते नहीं है कि ले जाएंगे घूमने बाय रोड, तो रोड वे है तभी तो जा सकते हैं। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 1A है आपका, ये किसको कनेक्ट करता है, ये भी देख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल हाईवे 1A बताइए किसको किससे कनेक्ट करता है और किसके थ्रू कनेक्ट करता है। तो ये आपको बताना पड़ सकता है, हो सकता है किसी भी एग्जाम वगैरह में अगर पूछ लिया जाए। फिर आपके यहाँ पे देखिए गोम्पास पूछ लीजिए कि गोम्पास क्या है, तो आप बता सकते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो आपकी लद्दाख वगैरह के इलाके में पाई जाती है, इसको हम गोम्पास कहते हैं। कुछ आपकी फेमस मोनेस्ट्रीज थी जैसे कि हेमीज, थिक्से, शे एंड लामायूरू। ठीक है, ये आपको कुछ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे फेमस जो आपकी मोनेस्ट्रीज थी। ठीक है, लोग अपने आप को समर में बिजी रखते हैं कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, समर सीजन में लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, पैसे वैसे भी तो कमाने होते हैं। एंड उसके बाद ये लोग विंटर में जम के मतलब त्यौहार मनाते, सेरेमनीज वगैरह मनाते हैं, ताकि इन लोगों को ठंड ना लगे। क्योंकि जब त्यौहार सेरेमनीज वगैरह मनेंगी तो जाहिर सी बात है काम होगा तो आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, हाथ पैर चलाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आपको गर्मी महसूस हो जाएगी। ठीक है, ले जो आपकी कैपिटल है लद्दाख की, ये कनेक्टेड किससे है? ठीक है, बोथ रोड एंड एयर से आपकी वेल कनेक्टेड है। तो नेशनल हाईवे जो 1 है आपका, ये किसको कनेक्ट करता है, किससे? ले टू कश्मीर को कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। किसके थ्रू? जोजिला पास। ठीक है, ला जो यहाँ पे शब्द दे रखा होता है ना, ला से हम जनरली शब्द, ला का मतलब होता है आपका दर्रा, एक छोटा सा दर्रा होगा। ठीक है, ला मतलब पास जिसके थ्रू आप जा सकें, ला मतलब दर्रा समझ लीजिए। ठीक है, तो जोजिला पास के थ्रू आपका कनेक्ट होता है ले और कश्मीर वैली। कौन सा नेशनल हाईवे? 1A। तो ये आप याद कर सकते हैं। और आपको देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयस? कुछ आपको और पासेस बताने हैं, जैसे जोजिला पास हो गया। ठीक है, ऐसे टाइप के और पासेस आपको बताने हैं जो हिमालयस में आपको देखने को मिल जाते हैं। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। तो पीपल आपने देखा। अब टूरिज्म यहाँ देखिएगा तो यार लद्दाख के इलाके में टूरिज्म भी जब मतलब जबरदस्त है यार। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग
इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया से देख लीजिए या फिर आपका अब्रॉड से देख लीजिए, बाहर फॉरेनर्स भी आते हैं, फॉरेन से देख लीजिए, काफ़ी सारे आपको टूरिस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो टूरिज्म भी यहाँ पे अच्छा खासा चलता है, ठीक है, टूरिज्म भी यहाँ पे अच्छा खासा चलता है। हमें भी तो घूमने जाना होता है कि ले जाएंगे आज तो, मतलब आज तो नहीं, मतलब जाना एक दिन, ले जाना, बाई रोड जाना। लड़कों को तो एकदम ज़बरदस्त शौक चढ़ रखा होता है। वैसे देखिए, सही बताओ, पर्सनली बताओ तो मेरा भी मन है एक बार कि बाई रोड ही जाया जाए, मज़ा आता है यार दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, थोड़ा सा एडवेंचरस सा हो जाएगा, ठीक है। ज़िंदगी में थोड़ा सा थ्रिल करो, पर इतना भी ज़्यादा थ्रिल नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी खतरनाक, मतलब लाइफ पे कुछ हानि आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा टूरिज्म भी आपका भर भर के है। विजिट्स टू दी गोम्पास, लोग यहाँ पे आते हैं तो विजिट करते हैं किसको, गोम्पास को, ट्रैक्स करते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं। सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गोम्पास वगैरह भी जाने को देखने आते हैं, जो आपके बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ठीक है। लोग यहाँ के लोगों को देखते हैं कि आखिर वो फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं, सेरेमनीज वगैरह कैसे मनाते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लद्दाखी वुमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, यहाँ पे जो ये लद्दाख की जो वुमेन्स हैं, इन्होंने देखिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रखी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के कारण आपको काफ़ी सारे यहाँ पे पीपल की जो चेंज है, लोगों की ज़िंदगी है, वो चेंज होती हुई दिख जाती है। बट पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर दी सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विथ नेचर, ठीक है। पर जो लोग हैं ना लद्दाख के, ये बड़े कमाल के यार, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। क्यों अच्छे हैं, देखिए इन्होंने जो जिंदगी है ना, इसको बैलेंस करना सीख लिया, किस लिए, बैलेंस करना सीख लिया है विथ नेचर, ठीक है। नेचर के साथ अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया, जो नेचर डिमांड करता है वो वैसे लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेचर को एकदम तबाह कर दिया जाए, ठीक है। लद्दाख है बहुत खूबसूरत जगह, खूबसूरती को कौन बिगाड़ना चाहेगा, ठीक है। खूबसूरती को रहने दीजिए, फिर कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है। लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे देखिए इन्होंने सीख रखा है ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना, एंड हारमोनी विथ नेचर, नेचर से मतलब अपने आप को मिलजुल के रखना, हारमोनी बना के रखना, कैसे नेचर के प्रति अपना रखना है, तो ये सब आपको लद्दाख के लोगों को देखने को मिल जाता है, लद्दाख, ठीक है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज विथ रेवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। देखिएगा क्या होता है ना, अब यहाँ पे देखिए बैलेंस बना रखा होता है, बैलेंस एंड हारमोनी विथ नेचर। आपको भी अपनी ज़िंदगी को ना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है, पर पढ़ाई करने के साथ साथ ना आपको वर्कआउट भी ज़रूरी, कसरत वगैरह भी करनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह भी आप कर सकते हैं कि ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा एडिशनल डायरेक्शन में जाए, पर इतना भी एडिशनल ना चले जाए कि आप अपना मेन ही लक्ष्य भूल जाए, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा स्कार्सिटी एकदम, ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज एंड स्कार्सिटी एकदम कमी है रिसोर्सेज की, चाहे पानी हो या चाहे फ्यूल हो, ठीक है। ये लोग जब किसी चीज़ की भी स्कार्सिटी है ना, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम क्या करते हैं, बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ हम कहते रहते। क्यों कहते रहते? स्कार्सिटी है वाटर की यार, ठीक है, फ्रेश वाटर ज़्यादा है नहीं और अब लोग पानी वेस्ट करते रहते हैं। तो ये लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, तो ये लोग रिसोर्सेज को अच्छा मतलब यूटिलाइज करना जानते हैं, उससे मतलब अपनी ऐसा नहीं करते हैं कि रिसोर्सेज वेस्ट करते जा रहे हैं, फिर तो बर्बाद हो जाता है, यहाँ के लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ बात है, इन्होंने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया, उसको वेस्ट करना है, डिस्कार्ड करना मतलब कम कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, मतलब नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, यहाँ पे जैसे लाइन लिखी गई है बहुत ही अच्छी है, ठीक है, नहीं करते लोग वेस्ट, अच्छे लोग हैं लद्दाख के। डू यू नो, ठीक है, डू यू नो एक बार देख लेते हैं। मनाली ले हाईवे, देखिए मनाली क्या है, ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, जो मनाली है ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, जो ले आपका हाईवे क्रॉस करता है 4 पासेस को, कौन कौन से पासेस हैं वो, रोहतांगला पास, बारालाचा पास ला, लुंगालाचा एंड तांगलांग ला, जो आपका है ये पासेस हैं, इनको आपको रोहतांगला, बारालाचा ला, लुंगालाचा ला एंड तुंगालांग ला, ये लाला जो है ना, ये लाला जो है ना आपके ये पासेज हैं, दर्रे जिसको हम कहते हैं, ये आपके कुछ आपके पासेज हैं, ठीक है, जिनके कारण आपका मनाली और ले हाईवे जो कनेक्ट होता है, मनाली और ले कनेक्ट होता है इन हाईवेज के थ्रू, और इन 4 पासेज से आपका होके गुजरता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, देखिए आपको एनसीईआरटी में बड़ी कमाल की चीज़ें आप दे रखी होती हैं, जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेंगे मनाली ले जो हाईवे है ये 4, ठीक है, मनाली जो ले हाईवे है क्रॉस करता है 4 पासेस को, वो 4 पासेस कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, तो रोहतांगला पास, बारालाचा पास, लुंगालाचा पास एंड तुंगलांगला पास,
ठीक है, टांगलांगला पास, तुंगलांगला कह रहा हूँ, टांगलांगला पास, ठीक है। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। अब ये हाईवे देखिए कब ओपन रहता है आपका, जुलाई एंड सितंबर के बीच में ही ओपन रहता है। क्यों ओपन रहता है? क्योंकि इस टाइम पे स्नो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे सर्दियों में जाएंगे तो जबरदस्त यहाँ पे भर रखी है स्नो, वहाँ पे क्या आप दौड़ाएंगे बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक स्नो क्लियर नहीं हो जाती ये रोड बाकी के साल महीनों में बंद रहता है, सिर्फ जुलाई से सितंबर तक खुला रहता है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, ठीक है। तो कभी भी घूमने जाना हो तो इन्हीं मंथ में जाया करो। मनाली ले हाईवे पढ़ लिया। तो ये देखिए आपका चैप्टर हुआ फिनिश, हमने किया चैप्टर फिनिश। बहुत चीज़ें हमने जानी, लाइफ इन द डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, लद्दाख के बारे में हमने देखा, ठीक है। काफ़ी सारे फैक्ट्स वगैरह मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें बताई एंड काफ़ी सारे आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछे। तो आपका क्या काम बनता है? आपका सिर्फ इतना सा काम बनता है दोस्तों, आपका सिर्फ इतना सा फर्ज है, उन क्वेश्चंस के आंसर दिया करिए। उन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर दीजिएगा ना तो आपको अच्छे से फील आएगा, ठीक है। अच्छे से फील आएगा, टॉपिक की आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि बताइए 11 कंट्रीज़ के कैपिटल्स क्या क्या हैं, वो आपको सबसे ज़रूरी हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस चैप्टर में मैंने आपको बताई, वो भी आपको याद रहनी चाहिए। तो ये सब याद रखिएगा। चैप्टर आपने देखा, पूरा वीडियो देखा, तो आपको थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। एंड पूरा वीडियो अगर आपने ये देखा तो जाहिर सी बात मैं बहुत ज़्यादा हद तक श्योर हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। डिटेल्ड में एनालिसिस किया हमने, इस डिटेल में चैप्टर पढ़ा, एकदम बारीकी से देखिए, तो खोद के इस चैप्टर को हमने पढ़ाई की, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई की। लाइक कीजिएगा यार अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स के सेक्शन में आंसर्स बताइए अपने, एंड अपने व्यू पॉइंट फीडबैक जो भी दे सकते हैं आप दीजिए, ठीक है। पर आंसर सबसे पहले बताइएगा, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, शेयर कीजिए। नॉलेज कैसल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए और ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कल मिलेंगे हम हिस्ट्री के एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।